नमस्कार प्रिय मित्रों, आप देख रहे हैं पुष्पा देहाती यूट्यूब चैनल। प्रिय मित्रों, आपने बहुत सी सच्ची प्रेम कहानियां सुनी होंगी। उनमें से एक राजा महेंद्र और मूमल की प्रेम कथा है, जिसको सुनने के बाद दिल रो पड़ेगा। अमरकोट, जिसको सिंध के नाम से भी जाना जाता है, जो इस समय पाकिस्तान में है। अमरकोट के राणा बिस्लदे सोडी की एक पुत्री और एक पुत्र महेंद्र थे। पुत्री की शादी गुजरात के हमीर जडेजा से हुई थी। हमीर और महेंद्र दोनों हम उम्र रहने के कारण दोनों में अच्छी दोस्ती थी। दोनों साथ घूमते फिरते खाते पीते थे। दोनों को शिकार करने का शौक था। एक दिन दोनों ने शिकार करने का विचार बनाया। महेंद्र और हमीर शिकार के तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। तभी उनको एक मृग दिखाई पड़ा। उन दोनों ने मृग का पीछा करना शुरू किया। मृग अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा। मृग का पीछा करते करते दोनों बहुत दूर लोद्रवा राज्य के काक नदी के समीप आ पहुंचे। उनका शिकार मृग अपनी जान बचाने के लिए काक नदी में छलांग लगा दिया। महेंद्र ने कहा, यह मृग जान बचाने के लिए नदी में कूद गया, अब इसको नहीं मारेंगे। महेंद्र इधर उधर देखता है, उसको वापसी का रास्ता नहीं समझ आता है। यह दोनों रास्ता भटक गए थे। शाम भी हो रही थी। हमीर कहता है, कोई ठिकाना देखते हैं, उसके बाद खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। जैसे ही दोनों इधर उधर निगाह दौड़ाते हैं, उनको बड़ा ही मनमोहक बगीचा और उसमें बनी 2 मंजिले झरोखेदार बड़ी भव्य मेड़ी दिखाई देती है। नदी के पार वीरान स्थान पर इतना मनमोहक दृश्य देखकर दोनों अत्यधिक प्रसन्न हुए और दोनों नदी के पार करके बगीचे में जाते हैं। बगीचे की सुंदरता देखकर दोनों मंत्रमुग्ध हुए। तभी एक दासी आई और बोली, आप लोग कौन हैं और यहाँ कैसे आए? हमीर ने अपना परिचय दिया और महेंद्र ने अपना परिचय देकर बोला, हम रास्ता भटक गए हैं, रात बिताने के लिए स्थान चाहिए। यह सब मेड़ी पर बैठी मूमल झरोखे से देख रही थी। जब दासी जाकर मूमल से सभी बातें बताती है तो मूमल कहती है, उनकी अच्छी से खातिरदारी करो और खाने पीने की व्यवस्था करो। दासी जब महेंद्र के पास आती है तो महेंद्र पूछता है, यह किसका मन मोह लेने वाला बगीचा और महल है? दासी कहती है, अति सुंदरी जग प्यारी मूमल के नाम से पूरा जैसलमेर देश में प्रख्यात है। उनके रूप से पूरा प्रदेश महक रहा है, जिसके गुणों को काक नदी का बहता पानी कल कल करके बताता है। यह सुंदर बगीचा और झरोखेदार मेड़ी उसी सुंदरी मूमल की है, जो अपनी सहेलियों के साथ अकेली यहाँ रहती है। महेंद्र और हमीर को खाने के बाद जब जूठा थाल उठाने नौकर आया, तब महेंद्र ने मूमल के बारे में और जानने का प्रयास किया। नौकर ने बताया, मूमल के बारे में क्या पूछते हो? उनके गुण और रूप के समान इस दुनिया में कोई नहीं। जब वह अपना रूप शीशे में देखती है तो उनकी सुंदरता शीशे में समा ही नहीं पाती और शीशा टूट जाता है। जब वह श्रृंगार करके बगीचे में आती है तो शर्म के मारे चाँद बादलों में छुप जाता है। मेड़ी की सभी दीवारें पर कपूर और कस्तूरी का लेप किया गया है। प्रिय मित्रों, नौकर कहता है, मूमल रोज दूध से स्नान करती है, बदन पर चंदन का लेप करवाती है। मूमल इस दुनिया की लगती ही नहीं। ईश्वर ने मूमल जैसी कोई और बनाया ही नहीं। नौकर कहता है, बलशाली धनवान गुणवान राजा राजकुमार बहुत आए मूमल से शादी करने, पर मूमल ने उनको देखा तक नहीं। मूमल कहती है, जो उनका दिल जीत लेगा वह उसी से विवाह करेगी, अन्यथा आजीवन कुंवारी रहेगी। प्रिय मित्रों, नौकर के जाने के बाद मूमल की एक सहेली आती है और कहती है, आप में से किसी एक को मूमल ने मिलने के लिए बुलाया है। महेंद्र हमीर से कहता है, आप बड़े हैं, आप जाइए। हमीर मूमल की सहेली के साथ चल पड़ता है। अंदर चौक तक छोड़ती है। जैसे ही हमीर अंदर प्रवेश करते हैं,
भयभीत हो जाते हैं। सामने पहरे पर एक खूंखार शेर बैठा था, बगल में विशालकाय अजगर था। हमीर सोचने लगा, यह मूमल कोई प्रेत आत्मा है। यह सुंदर बगीचा, यह 2 मंजिली मेढ़ी छलावा है। यह छल से मनुष्य को फांसती है और मार डालती है। हमीर वहीं से वापस महेंद्र के पास आता है। सब बता ही रहा था कि वही मूमल की सहेली आती है और महेंद्र को कहती है, मूमल आपसे मिलना चाहती है। महेंद्र अपनी तलवार और हाथ में भाला लेकर सहेली के पीछे चल देता है। उसने हमीर की तरह महेंद्र को भी चौक पर छोड़कर चली गई। महेंद्र जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, सामने खूंखार शेर रास्ता रोके खड़ा था। महेंद्र भाले से जोरदार वार करते हैं और अजगर के 2 टुकड़े तलवार से कर देते हैं। महेंद्र देखते हैं यह सब तो नकली है, जो देखने में बिल्कुल असली लग रहे थे। यह देख महेंद्र मुस्कुराए और समझ गए कि उनकी परीक्षा ली जा रही है। अगले चौक में प्रवेश करने पर महेंद्र को पानी भरा दिखाई दिया। पानी की गहराई नापने के लिए जब भाले को लगाया, भाला सतह पर टक से आवाज करके रुक गया। महेंद्र समझ गए यह पानी नहीं बल्कि शीशे का फर्श है। प्रिय मित्रों, इस सभी को पार करके महेंद्र जब मूमल की मेढ़ी में प्रवेश किया तो सामने ही मूमल खड़ी नजर आई। महेंद्र की निगाह जैसे ही मूमल पर पड़ी, वह बुतावना एकटक उसे देखता ही रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे काले बादलों के बीच बिजली चमक रही है। उसके बाल जमीन तक लहरा रहे थे, मानो सर से काली नागिन जमीन पर नाच रही हो। उसकी मदहोश कर देने वाली आंखें, उसका अंग अंग सागर की तरह उफान मार रहा हो। महेंद्र अपनी सूध खो बैठा था। दूसरी तरफ मूमल भी महेंद्र की सुंदरता पर मुग्ध थी। दोनों की नजरें एक दूसरे से हट ही नहीं रही थी। फिर मूमल महेंद्र का स्वागत किया। बहुत सारी दोनों में बातें हुई और दोनों को कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ हमीर पूरी रात परेशान था कि महेंद्र के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। सुबह अमीर नौकर से महेंद्र को बुलवाया और वापस चलने को कहा। महेंद्र का मन मूमल को छोड़कर जाने को नहीं कर रहा था। महेंद्र मूमल से मिलने का वचन देकर हमीर और महेंद्र वापस चल देते हैं। हमीर गुजरात अपने राज्य के लिए चल देता है और महेंद्र अपने राज्य अमरकोट के लिए। रास्ते भर मूमल ही दिखाई दे रही थी महेंद्र को। महेंद्र के पूरे नस नस में मूमल बस चुकी थी। अमरकोट जाने के बाद दिन किसी तरह कट गया महेंद्र का। शाम होते ही मूमल की यादों में बेचैन होने लगा। उसका दिल कर रहा था लोद्रवा पहुंचकर मूमल से मिलूं। महेंद्र ने सोचा, क्यों ना अपने ऊँटों में से ऐसा ऊँट खोजा जाए जो रात में लोद्रवा जाए और सुबह तक वापस आ जाए। उसने अपने ऊँट चराने वाले से पूछा तो ऊँट चराने वाले ने बताया, एक ऊँट है जिसका नाम चीतल है। वह आपको रात में लोद्रवा और सुबह होने से पहले अमरकोट वापस ले आएगा। अब रोज शाम को चीतल को सजा दिया जाता था। महेंद्र उस पर सवार होकर लोद्रवा मूमल के पास जाता और रात के तीसरे पहर में चीतल पर सवार होकर वापस अमरकोट आ जाता। महेंद्र की शादी हो चुकी थी। उसकी 7 पत्नियां थीं। जब महेंद्र वापस आता तो सबसे छोटी पत्नी के पास जाकर सो जाता था। प्रिय मित्रों, इस तरह 7-8 महीने बीत जाते हैं। महेंद्र इतने समय से बाकी 6 पत्नियों से मिला भी नहीं था। इस कारण वे सभी छोटी पत्नी से ईर्ष्या करने लगती हैं और महेंद्र की माँ से शिकायत करती हैं। महेंद्र की माँ छोटी बहू के पास जाती है और कहती है, बाकी पत्नियों को महेंद्र विवाह करके लाया है, उनका भी महेंद्र पर हक है। उनके पास जाने से महेंद्र को मत रोका कर। छोटी बहू बोली, माँ जी, उनसे बात किए मुझे 7-8 महीने हो गए हैं। वह रात के आखिरी बेले में आते हैं और आते ही सो जाते हैं। कहाँ से आते हैं ये मुझे नहीं मालूम। मित्रों, छोटी बहू की बातों को सुनकर महेंद्र की माँ को शक होता है। वह सभी बातों को महेंद्र के पिता से बताती हैं। महेंद्र के पिता छोटी बहू से पूछते हैं, महेंद्र जब आता है तो कुछ खास परिवर्तन रहता है? छोटी बहू कहती है, वह भींगा हुआ रहता है
और पानी टपकता रहता है। महेंद्र के पिता छोटी बहू को कहते हैं, जब वह आए तो टपकते पानी को इकट्ठा करके मेरे पास ले आना। छोटी बहू ऐसा ही करती है। जब उस पानी को महेंद्र के पिता चखते हैं तो कहते हैं, यह तो काक नदी का पानी है। महेंद्र रोज मूमल के पास जाता होगा। मित्रों, मूमल का नाम सुनकर सभी पत्नियों के मन में आग सी लग जाती है। अब वे सभी यह पता करने लगती हैं यह जाता कैसे है। उनको चीतल ऊँट का पता चला। बड़ी पत्नियां चीतल के साथ कुछ ऐसा करती है वह उठने लायक ही नहीं रहता। रात में ऊँट चराने वाला चीतल को लेकर जब नहीं आता है तो महेंद्र उसके घर पहुंच जाता है। ऊँट चराने वाला बताता है, आपकी पत्नियों ने चीतल के साथ ना जाने क्या किया, यह उठने लायक नहीं है। तब महेंद्र ने चीतल जैसा तेज चलने वाला दूसरे ऊँट की मांग की। ऊँट चराने वाला बोला, उसके जैसी एक छोटी ऊँटनी है, पर उस पर चाबुक नहीं चलाना, नहीं तो रास्ता भटका देगी। महेंद्र ऊँटनी पर सवार होकर लोद्रवा के लिए चल देता है। आधी रात के करीब बीत चुकी थी। जल्दी जाने के कारण महेंद्र ऊँटनी पर चाबुक चला देता है। ऊँटनी भड़क जाती है। जिस दिशा में उसका मुख था उसी तरफ सरपट भागने लगती है। प्रिय मित्रों, उधर मूमल अपनी सहेलियों के साथ खेल खेल रही थी। सभी सहेलियां अलग अलग वेशभूषा बदलकर अपना अभिनय कर रही थी। मूमल की बहन सुमल भी आई थी। वह पुरुष के कपड़े पहन रखी थी। रात काफी हो गई। मूमल महेंद्र का इंतजार कर रही थी और अपनी बहन के साथ लेटकर बातें कर रही थी। बात करते करते दोनों सो जाती हैं। मित्रों, दूसरी तरफ महेंद्र के लिए ऊँटनी काफी दूर निकल जाती है। एक जगह एक झोपड़ी में जलता दिया देखकर महेंद्र ने पूछा तो पता चला वह दूसरे राज्य आ गया है। महेंद्र रास्ता पूछकर लोद्रवा की तरफ चल पड़ता है। रात के तीसरे पहर में वह मूमल की मेड़ी पर पहुंच गया। सीढ़ियां चढ़कर कक्ष में प्रवेश किया तो देखता है मूमल किसी पराये मर्द के साथ सो रही है। महेंद्र काठ के पुतले की तरह खड़ा देख रहा था। उसका शरीर गुस्से से कांपने लगता है। महेंद्र के हाथ से चाबुक वही गिर जाता है और महेंद्र अमरकोट के लिए वापस हो जाता है। सुबह जब मूमल की आंख खुली तो उसकी निगाह चाबुक पर पड़ी। मूमल समझ गई रात में महेंद्र आया था और किसी बात पर नाराज होकर चला गया। मूमल सोच में डूब जाती है, आखिर किस बात पर महेंद्र नाराज होकर चला गया। कई दिन बीत गए। रोज रात में मूमल महेंद्र का इंतजार करती, पर महेंद्र नहीं आया। अब मूमल महेंद्र के वियोग में खाना पीना छोड़ देती है, श्रृंगार करना छोड़ देती है। मूमल महेंद्र को पत्र लिखती है, पर महेंद्र की पत्नियां पत्र को महेंद्र तक नहीं पहुंचने दिया। मूमल ने कुछ डोली को भेजा जो गाने गाकर मूमल की व्यथा महेंद्र को सुनाते हैं। महेंद्र उन डोलियों से कहता है, मैं रूप यौवन का लोभी नहीं हूँ। उसका चरित्र मैंने अपनी आँखों से देखा है। उसका दिल जिससे लगा है वह उसी के साथ रहे। डोली से यह सुनकर मूमल के पैरों से जमीन निकल गई। निर्दोष होते हुए भी उस पर चरित्रहीनता का कलंक लग गया था। मूमल समझ गई थी उस रात उसकी बहन मर्दाना कपड़े पहनकर सोई थी, उसी से महेंद्र के मन में गलतफहमी है। मूमल अमरकोट जाने को तैयार होती है ताकि महेंद्र की गलतफहमी दूर कर सके। प्रिय मित्रों, मूमल अमरकोट पहुंचकर महेंद्र को मिलने के लिए संदेश भेजती है, लेकिन महेंद्र नहीं मिलता है। कई दिन बीत जाता है। महेंद्र विचार करता है कि शायद मूमल सही और सच्ची है, इसलिए तो अभी तक वापस नहीं गई। महेंद्र अपने सेवक को मूमल के पास भेजता है और कहता है, मैं कल मिलूंगा। मूमल संदेश सुनकर बहुत खुश होती है। रात में महेंद्र विचार करता है, क्यों ना मूमल की परीक्षा ली जाए। महेंद्र सुबह होते ही अपने सेवक से संदेश भेजता है। सेवक चिल्लाता रोता मूमल के पास जाता है और कहता है,
महेंद्र को विषैले सांप ने काट लिया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। इतना सुनते ही मूमल चकराकर जमीन पर गिर पड़ी और कुछ ही क्षणों में मूमल ने प्राण त्याग दिया। यह सूचना जब महेंद्र को मिली तो वह बावरा हो गया। महेंद्र पागलों की तरह प्रिय मूमल कहता हुआ इधर उधर भटकने लगा। प्रिय मित्रों, यह एक सच्ची प्रेम कथा है। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आई हो तो स्टोरी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।